विशाल और सुसज्जित भव्य पंडाल में कवि सम्मेलन में श्रोताओं की भीड़ को संबोधित करते युवा कवि रवि श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना सुना रहे थे। प्रथम पंक्ति में अति सुंदर युवती विराजमान थी। वो नख सिख श्रृंगार किए हुए थी, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। कवि जितनी तन्मयता, उत्सुकता एवं उत्साह से कविता सुना रहे थे, युवती भी उतनी ही तन्मयता, उत्सुकता और उत्साह से आनंदित हो सुन भी रही थी और मन ही मन कुछ गुन भी रही थी। कविता पढ़ते समय बीसियों दफा कवि तथा युवती की आंखें चार होती तो कवि बड़ी तत्परता से निगाहें पंडाल में दूर तलक फैली रसिक श्रोताओं की भीड़ पर केंद्रित करते। वहीं युवती की आंखें लज्ज से झुक अपने ही हाथों की उंगलियों को आपस में उलझते देख सुलझाने लग जाती। तालियों की जोरदार गूंज के बीच कवि ने कविता समाप्त कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण तो किया, लेकिन निगाहें पहले पंक्ति में बैठी युवती पर बार बार पड़ती रही। अन्य कवियों ने बारी बारी विभिन्न रसों पर काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन के समापन पश्चात कुछ रसिक श्रोता मंच पर ऑटोग्राफ लेने पहुंचे। युवती भी मंच पर पहुंची। उसने कवि रवि के सामने पलकों में छिपे निवेदन को खामोश लबों से बयां कर सुंदर कलाइयों में थामी खूबसूरत डायरी और पेन आगे बढ़ा दिए। कवि ने हाथ आए सुनहरे मौके को भांप डायरी लेने हाथ आगे बढ़ाया तो दोनों की उंगलियों के स्पर्श से कुछ तरंगे कवि के पूरे शरीर में प्रवाहित हुई। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, बगले झांकी, कहीं कोई उनकी ओर देख तो नहीं रहा। इस बात को निश्चित कर डायरी में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर डायरी युवती के हाथ में सौंप दी। उस पल फिर से दोनों की उंगलियों के स्पर्श से कुछ तरंगे युवती के शरीर में प्रवाहित हो अनकहा संदेश प्रवाहित करने में कामयाब हो गई। भीड़ के बीच असमंजस की स्थिति में दोनों ने स्वयं को संयत कर अपनी राह ली। घर पहुंचकर युवती कमरे में पलंग पर पेट के बल लेटकर डायरी पर अंकित ऑटोग्राफ को निहारने लगी तो साक्षात कवि महोदय की छवि डायरी के पन्नों पर काव्य पाठ करते नजर आईं। उनकी आंखें उसे ही निहार रही थी। अपनी ही सुंदरता से 100% मेल खाती श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविता का रसास्वादन करते उसके दिल ने आवाज लगाई, स्मृति, हो न हो कवि ने तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित होकर उसी पल यह कविता रची है। नारी अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुन खुश होती है। यही नारी सुलभ स्वभाव है। वह सुंदरता की प्रशंसा में रची कविता के एक एक शब्द से स्वयं के सौंदर्य की तुलना करने में तल्लीन थी कि माँ ने आवाज लगाई, स्मृति, स्मृति, अरे क्या कर रही हो? चलो खाना लगा दिया है। माँ की आवाज़ सुनते ही वह स्वप्न लोक से जाग वास्तविक लोक में प्रवेश कर गई। भूख प्यास मर चुकी थी। झूठा बहाना बना दिया, माँ मैं सखियों संग खा आई हूँ, आप खा लीजिए। डायरी की स्क्रीन पर कवि की छवि देख अंगुलियों के स्पर्श से निर्मित तरंगे उसे रोमांचित व विचलित कर रही थी। ख्वाबों में खोई जाने कब उंगलियों ने डायरी पर अंकित नंबर मोबाइल पर डायल कर दिया। कवि का हाल भी स्मृति जैसा ही था। बेचैनी और इंतजार, मन ही मन वे फोन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनजाने नंबर को स्क्रीन पर देख धड़कते दिल से फोन उठा हेलो हेलो कहते रहे, किंतु प्रत्युत्तर में धड़कते दिल से निकली जोर जोर से चलती सांसें कानों में गूंजी तो कवि ने फिर वही पंक्तियां दोहरा दी। अलहड़ मदमस्त यौवन प्यार के उन्माद से हृदय की धड़कनें तथा सांसें हिन्नी की गति से दौड़ने लगी, जो कस्तूरी की महक की तरह कवि के कानों से होते हुए हृदय में प्रवेश कर उसे दीवाना बना रही थी। उन्होंने लर्जते लबों से कहा, आपका नाम? युवती ने लजाई आवाज में कहा, स्मृति। कवि ने स्मृति नाम को सदा के लिए अपने स्मृति में अंकित कर कहा, स्मृति। कवि के लबों से अपना नाम सुन वह रवि के प्रकाश से जगमगा उठी।
कुछ पल मौन संवाद तथा सांसों का संवाद चलता रहा। वक्त के गुजरने के साथ मन संवाद ने मोहब्बत के नगमों का रूप ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता प्यार परवान चढ़ने लगा। दुनिया वालों के सामने प्यार के रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता बनाने दोनों साथ फेरे ले 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। दोनों के प्यार से छिजी बगिया में पारिजात और सुमन 2 फूलों के खिलने से बाहर आ गई। रवि स्मृति सांस्कारिक दिनचर्या में व्यस्त हो संपूर्ण समर्पण से संसार रूपी रथ के 2 पहिए बन आगे बढ़ते रहे। समय के साथ बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि जिम्मेदारी भी निभा दी। खुशियां अंजलि में समा नहीं रही थी। बसंत में खिली बगिया को वक्त की नजर लग गई। स्मृति गंभीर बीमारी के चपेट में आ गई। रवि ने उसकी सेवा शुश्रूषा में जी जान लगा दिया, दिन रात एक कर दिए, किंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। नियति का खेल खिली खिली रहने वाली स्मृति अब मुरझाने लगी। दिन महीने गुजरने के साथ रवि के हृदय में वास करने वाला सुंदर पुष्प मुरझा गया। स्मृति के जाने के बाद रवि अपने जीवन के खालीपन को भर ही ना पाया। वह स्मृति की यादों की कैद से बाहर ही ना निकल पाया। बेटा, बहू, बेटी, दामाद, नाती, पोती सबके प्रयास विफल साबित हुए। यहाँ तक कि कविता लिखना और कवि सम्मेलनों में जाना भी उसने छोड़ दिया। बच्चे उसे खुश रखने की हर संभव प्रयास करते, साथ ही उसे कविता लिखने को प्रेरित करते गए, लेकिन उस पर कोई असर न होता। इन सब में 3 साल गुजर गए। स्मृति की 3री पुण्यतिथि पर रवि को उसके परम मित्र द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का न्योता मिला तो उसने अस्वीकार कर दिया, किंतु मित्र ने उसकी एक ना सुनी और तुगलकी फरमान जारी कर दिया, तुम्हें मंच पर आकर एक कविता तो पढ़नी ही है। मित्र के अनुरोध पर रवि ने विरह वेदना से व्याकुल विरह सास की प्रेम पाती स्वर्गवासी पत्नी का नाम लिखी। प्रेम पाती हाथ में लिए चल पड़ा पत्नी को श्रद्धांजलि देने। अस्तांचल को चला सूर्य क्षितिज में लालिमा बिखेर रहा था। पक्षी कोलाहल करते अपने अपने घोंसलों का रुख करते बादलों में विचर रहे थे और रात वह तो बादलों संग अपनी सुरमई आभा से शाम की लाली को शांत करने को उतावली हो रही थी। अपनी बारी आते ही प्रेमी पाती हाथ में थामे रवि माइक पर खड़ा हो उसे बांचने लगा। कविता खत्म होते माइक को थामते थामते वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मंच पर हलचल मच गई। साथ ही कवि व आयोजकों ने उसे उठाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे, हृदय की गति को नापा जो थम गई थी, नाड़ी तपासी जो बंद हो चुकी थी। शरीर ठंडा पड़ने लगा था, किंतु प्रेम पाती अब भी मुट्ठी में कैद थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।